हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा कोर्स चल रहा है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th, जिसका चैप्टर नंबर 15। ये कौन सा चैप्टर है? 15 नंबर चैप्टर की हम इसमें बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 किसका है? एनसीईआरटी बायोलॉजी का। ओके। तो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है, ये देखते हैं। Biodiversity occurs not only the species level but also in the macromolecular levels. बायोडाइवर्सिटी क्या है पता है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैसे हम अपने चारों ओर देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम लेवल पे डाइवर्सिटी है, या एनिमल्स में या ह्यूमंस में जेनेटिक लेवल में डाइवर्सिटी होती है। तो आगे देखते हैं। जैसे द बायोडाइवर्सिटी एज डिस्क्राइब्ड बाय एडवर्ड विल्सन। किसने सबसे पहली बार डिस्कवर किया? एडवर्ड विल्सन ने। इज कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी पार्ट होते हैं उनको सब कंबाइंडली अगर हम देखें तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आर। जैसे जेनेटिक लेवल के डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पेसीज डाइवर्सिटी होती है और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल पे होती है। जो स्पेसीज डाइवर्सिटी होती है स्पेसीज लेवल पे डाइवर्सिटी होती है। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है वो इकोसिस्टम लेवल पे डाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर आर क्लोज टू 1.5 मिलियन plants and animal that have to be discovered and described. More species have been discovered in temperate region as compared to the tropics. एक मिनट रुकिएगा जरा। ओके। तो हम देख रहे थे कि देयर लगभग 1.5 मिलियन प्लांट और एनिमल को डिस्कवर्ड किया जा चुका है और उनको डिस्क्राइब किया जा चुका है। ओके। और भी कई सारे एनिमल और प्लांट डिस्कवर्ड हुए हैं टेम्परेट रीजन्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट मेड बाय द रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इज अबाउट 7.57 मिलियन। लगभग 7 मिलियन। 7 मिलियन का मतलब लगभग 70 लाख स्पीसीज पूरे ग्लोबली अगर देखें, ग्लोबल स्पीसीज को अगर देखें तो लगभग 7 मिलियन स्पीसीज डाइवर्सिटी अपने यहाँ है। पूरे ग्लोबल की बात कर रहे हैं हम। ओके। फिर ऑफ द टोटल स्पीसीज डिस्कवर्ड सो फार 70% आज जितने भी एनिमल आज तक डिस्कवर हुए हैं उसमें से 70% एनिमल हैं। लगभग 22% प्लांट हैं। और ऑफ द और एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में जैसे 70% जो एनिमल हैं तो एनिमल की स्पीसीज में 70% ओनली या 70% कौन है यहाँ? इंसेक्ट हैं। बाकी 30% में अदर एनिमल्स आते हैं। ओके। इंडिया हैज 2.4 ऑफ द वर्ल्ड लैंड। लगभग इंडिया का लगभग पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, वर्ल्ड लैंड की बात करें पूरे, तो इंडिया के पास 2.4 लैंड एरिया आता है। एंड 8.1% ऑफ टोटल स्पीसीज। जो पूरी डाइवर्सिटी की बात करें तो लगभग 8.1 ऑफ टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है इंडिया के अंदर। ओके। अकॉर्डिंग टू द मैंने एस्टिमेट किया 78% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। 78% डाइवर्सिटी अभी डिस्कवर की जा सकती है या करी जा रही है। ओके। Applying to this India biodiversity figures, there still is a scope by diversity for over 1 lakh species of a plant and 3 lakh species of the animal.
अगर इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो लगभग 1 लाख से ज्यादा प्लांट की स्पीसीज हैं और 3 लाख से ज्यादा एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं। ओके, अब देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी या लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। द प्लांट एंड एनिमल आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली वर्ल्ड वाइड। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो प्लांट और एनिमल इवनली थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, the diversity of living form decreases as we go for the equator toward the pole। अगर हम इक्वेटर से लेकर पोल की तरफ जाएं तो पोल की तरफ जितना हम जाएंगे वहां पर लिविंग फॉर्म का डिक्रीमेंट आएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये क्या हुआ, ये इक्वेटर हो गया। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं, पोल कौन होगा, ये पोल होगा, तो पोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होगी वो डिक्रीज होती जा रही है। ओके, आगे देखते हैं। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंसंट्रेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सबसे ज्यादा या ह्यूज अमाउंट ऑफ एनिमल और प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ओके, पहला पॉइंट इसका क्या है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट इज लेस सीजनल एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल एज कंपेयर टू टेम्परेट इन्वायरमेंट। ये जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होता है, ट्रॉपिकल जो एरिया होता है वहां पर लेस सीजनल इन्वायरमेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ह्यूज डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल की पाई जाती है। आगे देखते हैं। ट्रॉपिक्स रिसीव द मेजर पार्ट ऑफ द सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी होती है, जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहां पर मेजर पार्ट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव किया जाता है, विच कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रेट प्रोडक्टिविटी। और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सोलर एनर्जी है, क्योंकि वहां पे प्लांट्स को क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। ओके, आगे देखते हैं। स्पीसिएशन इज डिपेंड अपॉन टाइम। स्पीसिएशन किस पे डिपेंड है, टाइम पे डिपेंड है, डिपेंडेंट है। ट्रॉपिकल एरिया है और रिमेन्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर अनलाइक टेम्परेट रीजन विच हैव एक्सपीरियंस्ड फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इसको दिया था। ऑब्जर्व दैट द बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एक्सप्लोर्ड एरिया। अगर एक्सप्लोर्ड एरिया अगर इंक्रीज होता है तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, ऐसा किसने कहा, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कहा। दिस रिलेशनशिप कैन बी गिवन बाई, उन्होंने क्या रिलेशनशिप दिया, उन्होंने रिलेशनशिप दिया क्या, लॉग S इक्वल टू लॉग C प्लस जेड लॉग A, ये दिया। यहाँ पर S क्या है, S क्या है, यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस है। क्या है, स्पीसीज रिचनेस। A क्या है, A है एरिया। Z क्या है, स्लोप होता है। और C क्या है, Y इंटरसेप्ट, Y इंटरसेप्ट। ओके, अगर जेड की वैल्यू जो होती है, अगर उसका रेंज देखें तो 1.1 से लेके 0.2 तक हो सकती है कंपेरेटिवली स्मॉलर एरिया सच एज कंट्रीज, वाइल फॉर ए वेरी लार्ज एरिया सच एज द इंटायर कॉन्टिनेंट द स्लोप ऑफ द लाइन इज मच स्टीपर विद द जेड वैल्यू लाइंग फ्रॉम द 0.6 to 1.2। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस अगर देखें बायोडाइवर्सिटी को, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात हम इसमें करेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ? देयर इज नो एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट experiments conducted by many ecologists have demonstrated
that a system with greater biodiversity is more stable and has greater productivity. अगर इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन देखा जाए जहां पर बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, जहां पर ग्रेटर बायोडायवर्सिटी है, वहां का जो एनवायरनमेंट होता है, वहां का जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज्यादा स्टेबल होती है और वहां की जो प्रोडक्टिविटी का रेट होता है बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। In the long run, biodiversity is related with overall health of our ecosystem and survival of human race on the earth. अगर इकोसिस्टम की बात करें तो अगर बायोडायवर्सिटी की बात करें तो इकोसिस्टम के लिए बायोडायवर्सिटी बहुत जरूरी है और जो ह्यूमन रेस है, जो ह्यूमन के लिए भी बायोडायवर्सिटी बहुत ही मायने रखती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेबल कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। स्टेबल कम्युनिटी क्या होगी? इट शुड नॉट शो मच वेरिएशन, जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो। इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, उसमें जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी इन्वायरमेंट की या किसी भी कम्युनिटी की, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेबल कम्युनिटी कहेंगे। इस इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट, या तो रेजिस्टेंट हो या रेजिलियंट हो टू द अकेजनल डिस्टर्बेंस। कोई जैसे अकेजनल डिस्टर्बेंस है उसके लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसमें उसको रोकने की क्षमता होनी चाहिए। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, जो फॉरेन स्पीसीज होती हैं, एलियन स्पीसीज होती हैं, उस टेरिटरी के अंदर आने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंट होना चाहिए। ओके, या रोकने की क्षमता, उन्हें इनहिबिट करने की क्षमता होनी चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब हम बात कर लेते हैं लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी कैसे होगी? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी कैसे है? ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, क्योंकि बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, जहां देखो बिल्डिंग्स बन रही हैं, है ना, तो उससे क्या रहा? बहुत ज्यादा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हो रहा है। द नेचुरल वेल्थ इज गेटिंग लॉस्ट रैपिडली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। नेचुरल वेल्थ इज गेटिंग लॉस्ट रैपिडली। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं, जिसके कारण जो नेचुरल वेल्थ है उसका बहुत ज्यादा लॉस्ट हो रहा है, बहुत तेजी से। द लास्ट 20 ईयर हैव सीन द लॉस ऑफ द 27 स्पीसीज। 20 साल को अगर लेकर बात करें, पिछले 20 साल की बात करें तो उसमें लगभग 27 प्रजातियां जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, या बायोडायवर्सिटी की 25 स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं। सम ऑफ द काजेज इज लॉसेस आर। अब देखिए ये लॉस कैसे हो सकता है? हैबिटेट लॉस कर दिया जाए किसी एनिमल का या किसी प्लांट का, उनका हैबिटेट अगर लॉस कर दिया, जहाँ वो पेड़ रह रहे हैं, जैसे कोई प्लांट है किसी जंगल में पनप रहा है और वहां वो जंगल ही कटवा दिया जाए या उसमें आग लगवा दी जाए, तो क्या होगा? उसका हैबिटेट लॉस हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, जिसके कारण वो या तो भाग जाएंगे या तो वहीं पर मर जाएंगे। This is the major cause for the loss of biodiversity. Habitat destruction is caused by the human activities such as the deforestation and increasing population pollution, leading to the loss of the many plants and animal. तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? एक हैबिटेट तो लॉस हो ही रहा है, उसके उसके अलावा पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? ह्यूमन ड्यू टू देयर ग्रीड, अपनी लालच के कारण, increased exploitation of the natural resources have contributed to the endangerment of the commercially important species of the plant and animal। तो इससे क्या होता है? जैसे बहुत ज्यादा जैसे जंगल कट रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है चीजों का, तो उसके कारण बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस हो रहा है किसका? डाइवर्सिटी का। एग्जांपल, स्पीसीज सच एज स्टीलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन हैव बीन एक्सटिंक्ट ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमन। तो अभी हाल ही में स्टीलर सी काऊ एक थी, स्पीसीज थी किसी एनिमल की, वो जा चुकी है, और पैसेंजर पिजन जो था वो भी
एक्सटिंक्ट हो चुका है। दूसरा कारण क्या है? एलियन स्पीसीज इन्वेजन। जैसे कोई टेरिटरी है, कोई नेचुरल हैबिटेट है, उसमें क्या आ जाए, कोई इन्वेसिव स्पीसीज आके रहने लगे, तब क्या होगा? तब भी तो वो खतरनाक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, द अनइंटेंशनल और डेलिबरेट इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीसीज काजेज द डिक्लाइनेशन ऑफ द इंडिजीनस स्पीसीज। जो इंडिजीनस है, जो अपने यहाँ की स्पीसीज है एनिमल की और प्लांट की, अगर उनके बीच में कोई बाहरी स्पीसीज आके रहने लगी और कोई बाहरी प्लांट आके रहने लगा, तब वो क्या करेगा? एक्सप्लॉयटेशन कर देगा। ओके, डिक्लाइन हो जाएगी हमारे यहाँ की जो डाइवर्सिटी है। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस टू द, कोई मछली है, किसका नाम है क्या? नाइल पर्च। अब इसका इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ? लेक विक्टोरिया लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ द मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ द सिकिल्ड सी चाइल्ड फिश जो थी, उनका डिस्ट्रक्शन हो गया। ओके, पोस्ट एक्सटिंक्शन का मतलब देखिए, व्हेन अ प्लांट और एनिमल बिकम एक्सटिंक्ट अनदर प्लांट और एनिमल विच डिपेंडेंट। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया, जैसे मान लीजिए प्लांट है, ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, अगर इस पे कोई और दूसरी स्पीसीज डिपेंडेंट है, इसी पे रह के फूड खा रहा है या इसी की पत्तियों को खा रहा है, तो वो भी क्या होगा? वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? को एक्सटिंक्शन कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज अ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, मैनी कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय द नेचर सच एज फूड, फाइबर, फूड, वुड एंड काउंटलेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो होते हैं किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? नेचर से। जैसे फूड ऑब्टेन करते हैं, फाइबर ऑब्टेन करते हैं, और वुड ऑब्टेन करते हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। Certain activities and product cannot be accomplished without the help of the nature, such as production of oxygen and pollination। जैसे किसी चीज का पॉलिनेशन हो गया या ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो गया, तो वो विदाउट जो प्लांट डाइवर्सिटी है उसके बिना कोई इम्पॉसिबल है। ओके, आगे देखते हैं intangible benefits such as aesthetic pleasure derived from the nature, conserving the species we share our planet, we save our planet with, and passing the rich legacy of the biodiversity to our future generation is our ethical issue। ये हमारा क्या है? एथिकल ड्यूटी है या एथिकल इशू है। अगर हम कंजर्व कर रहे हैं किसी स्पीसीज को, तो वो हमारे प्लेनेट को क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। और ये चीज हम लोगों की जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे, और उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगी ये चीजें। ओके, आगे देख ले, बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड बाई। कैसे कंजर्वेशन हो सकता है इसका? एक तो एक सीचू कंजर्वेशन होता है, एक इन सीचू कंजर्वेशन होता है। तो इन सीचू कंजर्वेशन सबसे पहले देख लेते हैं। In order to conserve the biodiversity better, some of the world diversity hotspots with high degree of the biodiversity and endemism have been identified and are protected। जो बहुत बड़े बड़े बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं, जहाँ बहुत सारी स्पेसीज पाई जाती हैं, उनको क्या किया गया? आइडेंटिफाई किया गया, और वहीं पर जहाँ वो रहती हैं वहीं पर उनको प्रोटेक्ट कर दिया गया। ओके, in India, biosphere reserves, wildlife sanctuaries, and national park are built up for this purpose। नेशनल पार्क इंडिया में बनाए गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, किसके लिए? इन सीचू कंजर्वेशन के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं एक्स सीचू कंजर्वेशन क्या होता है। एक्स सीचू कंजर्वेशन क्या है? जो थ्रेटेंड स्पीसीज है हमारे प्लेनेट की, जो जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, जो बहुत खतरे के नजदीक पहुंच गए जा चुकी हैं या एकदम एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं,
तो उनको हम क्या किए, जहां पर वो रहते हैं वहां से हम उनको क्या टेकन आउट कर लिए, उठा लिए, और किसी स्पेशल सेटिंग में ले जाकर, जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गए, बोटेनिकल गार्डन्स हो गई, वाइल्ड लाइफ पार्क हो गए, वहां पर उनको जाके हमने सेव कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक्स सिचु कंजर्वेशन हो गया। Nowadays, the gamete of the endangered species can be preserved viable by methods such as cryopreservation. अब देखिए एक प्रोसेस होती है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कोई प्लांट है या एनिमल है, प्लांट है और एनिमल है, तो उनके क्या करें, गमीट जो होते हैं उनको हम कंजर्व कर लेते हैं। किसमें, 190 -190 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान किसका होता है, लगभग 190 का होता है। कौन सा, अमोनिया, सॉरी, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। इसी में हम क्या करते हैं, इसको जो गमीट्स होते हैं इसी में इनका हम प्रिजर्वेशन कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, एंड कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो फॉलोड बाय द प्रोपेगेशन थ्रू द टिश्यू कल्चर मेथड, और उसके बाद उनका हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं लैब में टिश्यू कल्चर मेथड से। ओके, सिमिलरली सीड कैन बी आल्सो प्रिजर्व्ड इन द सीड बैंक, इसी तरह सीड भी प्रिजर्व किए जा रहे हैं किसमें, सीड बैंक में। तो ये हो गया कौन सा, ये बायोडाइवर्सिटी एंड उसका कंजर्वेशन की हमने बात कर ली, ये चैप्टर नंबर 15 था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है 16th नंबर का चैप्टर। ओके, थैंक यू।